चलिए हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग बीपीएससी के मेंस के लिए क्या क्या करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो आज है, आज के टॉपिक में हम लोग उन सारे कॉमन पॉइंट्स को देखेंगे। आवाज आ रही है सबको क्लियर? पहले मैसेज करो सबको आवाज क्लियर है। हम लोग उन कॉमन पॉइंट्स को देखने वाले हैं जिससे किसी भी तरह के हिस्ट्री के अंदर जो सवाल आएगा ना, एक तो टॉपिक के अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर लगभग सारे सवाल होंगे आपके, और कोई भी सवाल होगा उसके अंदर कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट जो आपको परेशान करता है वो आज के बाद परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमारा काम है ना सिर्फ आपको पढ़ाना बल्कि आपकी परेशानियों को कम करना, राइट। तो हम लोग वो सारी चीजें यहां पे करेंगे जिससे आप आसानी से कम समय में अच्छे से एग्जाम निकाल लें। पहले मुझे बताइए सब कुछ ठीक है, क्लियर? चलो, तो रुकने का मतलब नहीं है। इंट्रो क्लास में आपने देख लिया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, पूरा इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री क्या था। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात तो हो गई, हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटायर जो हिस्ट्री है हमारा, अगर इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें बिहार स्पेशल को छोड़कर, तो इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पे घूमता है, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल को भी तो ऐड कर ही दिया गया है, आर्ट एंड कल्चर को। हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ब्रिटिश कालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे सवाल आता है। रिवोल्ट्स, मूवमेंट, पीजेंट, ट्राइबल, नेशनल, जितने भी रिवोल्ट्स हैं, जितना भी मूवमेंट हुआ है, यही है ना, जितना भी रिवोल्ट है, जितना मूवमेंट हुआ है, उसमें किसान आंदोलन हो सकता है, उसके अंदर जनजातीय आंदोलन हो सकता है, और नेशनल मूवमेंट लाइक जैसे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं सविनय आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ऐसे करके कई सारे आंदोलन, चंपारण जैसा आंदोलन, नील जैसा आंदोलन जो किसान आंदोलन है। तो मूवमेंट से अलग अलग तरह का जो मूवमेंट हुआ है, आंदोलन हुआ है, उससे सवाल हो सकता है। तो एक बड़ा टॉपिक हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, इकोनॉमिक्स पॉलिसी में भी हमने डिस्कस नहीं किया है, बाद में डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है। एक तो जितना इनका टैक्स वाला सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम है, जिसमें महालवाड़ी, जमींदारी, रैयतबाड़ी, ये आ जाएगा। इन्होंने जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया, यानी कृषि का जो वाणिज्यीकरण किया, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे यहां जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसको औद्योगिकरण कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। तो एग्रीकल्चर को लेकर जो इनकी पॉलिसी थी और किस तरह से इसने भारत को खोखला किया, अपने को मजबूत किया, दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या कहा, और भी बहुत सारे उस समय के जो कंटेम्प्रेरी लोग थे, और इसका हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे, वहां के उस समय के सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सारी चीजें हम लोग ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर देखेंगे। तो ये छोटा दिखता है, छोटा हिस्सा नहीं है, और सवाल तो आता ही है। अब जब से पेपर और ज्यादा उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आने लगे हैं तो संभावनाएं और अधिक बढ़ गई है। तो ये एक टॉपिक हुआ। दूसरा यहां तीसरा इंडियन रेनेसा। एक्चुअली इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, और एक जो दूसरा शब्द यूज किया गया है वो है नेशनलिज्म, जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रीयता से सवाल होता है, और रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। हम लोग यूरोप के बारे में सुनते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, भारत के बारे में पुनर्जागरण के बारे में सुना है? पहले ये बताओ। यूरोप के बारे में तो हमने सुना है, क्या भारत के पुनर्जागरण के बारे में सुना है? लेकिन भारत भी पुनः जागृत हुआ है। रेनेसा का मतलब होता है पुनः जागना, फिर से जागना। इसका मतलब कभी ना कभी हम जगे हुए थे, बीच में सो गए कुछ समय के लिए, फिर से हमें जगाया गया। तो यूरोप के अंदर तो बहुत सारी चीजें चल रही थी एक साथ, लेकिन हमारे यहां जो रेनेसा का फेज है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा फेज है जिससे हम गुजरे थे। और कुछ जो हमारा डेवलपमेंट था, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस,
अभी आएंगे ना तो अभी देखना जब ये सारी बातें होंगी ना तो बड़ा मजा आएगा सुन के। तो वो सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो पड़ गई थी। हमारा दुनिया के और देशों के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं कट गया था और हम लोग कुएं के मेढक के जैसे हो गए थे। हम ही अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। और राजा महाराजा के आसपास जो लोग रहा करते थे वो कहते थे, अरे आप जिस धरती पे हो इस धरती से अच्छा तो दुनिया में कोई धरती नहीं है। आप जैसे राजकुमार से बड़ा तो कोई राजकुमार नहीं है, आपसे बड़ा यशस्वी तो कोई और है नहीं। तो वो सारी ऐसी ऐसी बातें होने लगी। और एक जो मिडाइवल फेज आता है जिसको मुगल काल, सल्तनत काल के टाइम में, उस समय भी हमारा दुनिया के और देशों से संपर्क कम हुआ। नतीजा था कि भारत थोड़ा इनर्शिया मोड में चला गया था। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है आलस्य मोड में निष्क्रिय हो गया था। और जड़त्व वाला जो नियम है, जड़त्व का जो नियम है वो लागू हो गया था। ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रवाद, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। नेशनलिज्म सबने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। राष्ट्रवाद क्या होता है हमें इसको अच्छे से देखना है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको पता है जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो कोई भारत नहीं था। जब बाल गंगाधर तिलक सवाल करते हैं भारत की तो उनसे पूछा जाता है कौन सा भारत। खैर वो अलग टॉपिक है, डेप्थ में चलेंगे। यहां पे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की बात की जाती है। आपको पता है जब अंग्रेज यहां पर आए तो कहीं मराठे, कहीं मुगल, कहीं राजपूत, नीचे हैदराबाद, गुजरात में जूनागढ़, तो ऐसे अलग अलग रियासतें, कश्मीर में कुछ अलग कहानी चल रहा है। तो अलग अलग रियासतें, अलग अलग देश। ठीक है। मराठे मुगल के साथ लड़ रहे हैं, मुगल मराठे के साथ लड़ रहे हैं, मुगल राजपूत के साथ लड़ रहे हैं। और उस समय कोई देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति टाइप की बहुत डेप्थ बातें नहीं होती थी। अगर मराठा सैनिक को मुगल के पास से अच्छा पैसा मिलता था तो वो मुगल की तरफ से मराठे से लड़ते थे, और अगर मुगल सैनिक को बढ़िया पैसा मिलता था तो वो मराठों की तरफ से लड़ते थे। राजपूत मुगल की तरफ से लड़ रहे हैं, मुसलमान राजपूत की तरफ से लड़ रहे हैं। मतलब कहने का यह था कि जिसका नमक खाएंगे उसके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। तो नमक हलाली वाला रिवाज था, ना कि देशभक्ति थी। तो नमक हलाली और देशभक्ति में अंतर होता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग चीजों को सिंपल करने जा रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, इंपॉर्टेंट कंक्रीट फैक्ट्स देंगे और तब आपको तैयार कर देंगे। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी कुछ भी पूछना है बताइए। तो नेशनलिज्म अभी और भी तो क्लियर रखिएगा कि जब अंग्रेज आए थे उस समय राष्ट्रवाद का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास नहीं था। हमारा जो देश है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा था, अलग अलग गुटों में बटा था। उनके भी कोई खास राष्ट्रभक्ति नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे मराठे थे तो उनमें कुछ मराठे मराठों के लिए लड़ते थे, कुछ मुगल अपने लिए लड़ते थे, वो बदल नहीं सकते थे, कुछ राजपूत अपने लिए लड़ते थे, राजपूत अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे। तो जो क्षेत्रवाद है ना, जो क्षेत्रवाद है एक्चुअली वो उस समय था। और बहुत डेप्थ में जाएंगे तब हम बात करेंगे उसको लेकर कि जो क्षेत्रवाद है उस समय का, वो एक्चुअली में उस समय का राष्ट्रवाद था और अब वो क्षेत्रवाद बन गया है। उस समय अगर मान लो कि कोई राजपूत अपने एरिया के लिए लड़ रहा है और मर रहा है तो वो उसका देश है, वो अपने देश के लिए मर रहा है, अपने राष्ट्र के लिए मर रहा है, तो वो एक था। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, उससे उसको हम कंपेयर पूरी हद तक नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे के कारण बहुत हद तक लड़ाइयां की जाती थी। और 1857 का मूवमेंट भी आपको याद होगा, या इंटायर ब्रिटिश काल में आप देखिएगा तो भारतीय सेना भारतीय विद्रोहियों को दबा रहा है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी की है, उनके साथ वो लॉयल है, उनके साथ वो ईमानदार है। तो राष्ट्र कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद है वो बाद में पनपता है तब जब यहां के लोग थोड़ा बहुत पढ़ने लगे, जब बाहर की राष्ट्रवाद की थ्योरी इनको पता चली, जब मॉडर्न राष्ट्रवाद पता चला
ब्रिटिश सरकार ने जब एक कानून के अंदर वो दीवानी हो, फौजदारी हो, वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो उनके अंदर जब देश को बांधा तब एक राष्ट्रभक्ति उभरा कि अच्छा, हम लोगों के ऊपर जो शासन कर रहा है, जितने दूर तक शासन कर रहा है, ये हम लोग एक हैं, और जो कर रहा है वो दूसरा है, तो ये, और जितना टॉर्चर सह रहा है जो वो हम लोग एक साथ हैं, वो काला हो गोरा हो फर्क नहीं पड़ता, और जो गोरा हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है वो विदेशी है। तो ऐसे करके कई सारी चीजें हुई, किताब बुक्स निकलने लगा, मैगजीन निकलने लगा, इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में आया, ऐसी कई सारी चीजें हुई जिसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, तब जाके राष्ट्रवाद का विकास होता है। और इससे सवाल पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास देर से क्यों हुआ? भारत में नेशनलिटी के विकास के कारण को बताइए। भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। सवाल आई थिंक 64 या 65 में पूछा गया है। मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया था, उसका मैक्सिमम ने गलत जवाब दिया था। खैर हम लोग देखेंगे। इसके बाद आगे कांग्रेस एंड गांधी एरा। गांधी के टाइम में, गांधी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, कांग्रेस एंड गांधीयन एरा। अब कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, और भी कई पार्टियां थी उस समय। कांग्रेस के टाइम में एक लिबरल फेज आता है, फिर मॉडरेट फेज जिसको कहते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट का फेज आता है, तो वो फेज है, फिर क्रांतिकारी मूवमेंट होता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं, वो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, मूवमेंट्स होता है। उसके बाद गांधी की एंट्री होती है, गांधीवाद, जो गांधी की फिलॉसफी है वो आता है। गांधी के आने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस प्रकार के बदलाव आए, जो सत्याग्रह है, जो मीन्स एंड एंड की प्योरिटी है, सर्वोदय की बात जो गांधी कर रहे हैं, एक्चुअली जो गांधी ये सारी चीजें कह रहे हैं, वो थ्योरी किस तरह से इंडियन पे इंपैक्ट डाला, गांधी के आने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो कौन से बदलाव आए, और गांधी की एंट्री के बाद को किस तरह के आंदोलन हुए, उनका नेचर क्या था, उनका इंपैक्ट क्या था, उनकी भी कुछ नकारात्मक जो चीजें थी, वो सारी चीजों को मिला के एक मेजर टॉपिक तैयार होता है, जिसके अंदर नेशनल मूवमेंट भी आ जाएगा और भी कई सारे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। गांधी के साथ यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बीपीएससी का सिलेबस है, तो यहां इसको जोड़ा जा सकता है। उसके बाद कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब है सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता तो पहले डिफाइन करना होगा। और आपको पता है सांप्रदायिकता के दो फेज हैं, दो फेज हैं। एक को कहते हैं विनम्र, स्लो चल रहा है, जिसको कहा जाता है क्लासिक, और दूसरे को कहते हैं उग्र, एक्सट्रीमिस्ट। विनम्र और उग्र, क्लासिक और एक्सट्रीमिस्ट। विनम्र सांप्रदायिकता भी होता है और उग्र सांप्रदायिकता भी होता है। भारत ने इन दोनों फेज को देखा था। सांप्रदायिकता का मतलब होता है सामान्यता। सांप्रदायिकता का एक अलग मतलब है, जिसके डिफिनीशन अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। सांप्रदायिकता को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जब हम और डिटेल में जाएंगे तो इसके कई और पक्ष उभर के आते हैं। खास करके यहां पे कहने का एग्जाम्पल से मतलब अच्छे से समझिए कि सांप्रदायिकता में यह कहा जाता है, जब विनम्र होता है, सॉफ्ट होता है, कहा जाता है ठीक है हमारा हित अलग है, तुम्हारा हित अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा हित अलग है, हमारा हित अलग है, लेकिन हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। यानी एक म्यान में दो तलवार रह सकता है, दोनों तलवार अपना अपना काम करेगा, लेकिन हम एक जगह रह सकते हैं। उसको क्लासिकल या विनम्र सांप्रदायिकता कहते हैं। वो लिबरल भी आप कम्युनलिज्म कह सकते हैं। और उग्र या एक्सट्रीमिस्ट किसको कहेंगे? उग्र उसको कहेंगे जब ये कहा जाए कि हमारा हित अलग है, तुम्हारा हित अलग है, ना केवल हमारा और तुम्हारा हित अलग है, बल्कि वो जो हित है, जो इंटरेस्ट है, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट में है। यानी यदि हम रह सकते हैं तो तुम नहीं, और तुम रह सकते हो तो हम नहीं। और ये जो फेज आता है इसको उग्र सांप्रदायिकता कहते हैं, जो विनम्र सांप्रदायिकता के बाद आता है। और इसी का रिजल्ट था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। हिंदू मुस्लिम विवाद तो पहले भी होते थे, सल्तनत में भी होते थे, मुगल में भी होते थे, लेकिन वो विनम्र सांप्रदायिकता था। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ फिर साथ में। लेकिन उग्र जब हुआ, जब
फूट डालो राज करो, स्प्लिट एंड रूल का जब गेम खेला गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो स्प्लिट एंड डिवाइड का जो रूल खेला गया, उसके कारण इन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो लास्ट में पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन के वृक्ष के रूप में उभर के आता है। तो ये है कम्युनलिज्म। तो इसके अंदर जो भी चीजें हुई उसको हम लोग देखेंगे। फिर बिहार आर्ट एंड कल्चर एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो रिलेवेंट उस साल के लिए होते हैं वो। तो बिहार के आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो बिहार के आर्ट एंड कल्चर में आर्ट की बात कर लें और कल्चर की बात करो, कल्चर चलो आर्ट की बात करते हैं तो पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग में क्या क्या, मिथिला, मंजूषा और पाला, ठीक है। मिथिला, मंजूषा, पाल। कल्चर मतलब कल्चर क्या, आर्किटेक्चर के अंदर लेके चले जाओ तो मौर्य आर्किटेक्चर से सवाल होते हैं, बुद्धा के साथ कभी रिलेट करके पूछ दिया जाता है, गुप्ता से कोई खास नहीं मतलब होता है, पाल के टाइम के आर्किटेक्चर से सवाल हो सकता है। तो एक बेसिकली जो घर वर बना उस समय की जो मूर्तियां थी जैसे यक्षिणी की मूर्ति, तो बेसिक सवाल होते हैं बिहार आर्ट एंड कल्चर के, ये ज्यादा सिर नहीं फोड़ते हैं, यहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक के बीच में इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री घूमता है। इतना ही, इतने टॉपिक को जब हम लोग डिटेल में और अच्छे से कर लेंगे तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सेफ हो जाएगा। कुछ टॉपिक मिसलेनियस के अंदर यहां पे डाला गया है जो कि एकदम मेन टॉपिक नहीं है, तो उसको हम उस साल के अकॉर्डिंग कर लेंगे तो हमारा काम यहां पे हो जाएगा। अब रहा सवाल, ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए, मोस्टली तो क्वेश्चन विद्रोह से होता है, वो संथाल का हो, मुंडा का हो, 1940 हो, 1920 हो, 1857 हो, रिवोल्ट से तो क्वेश्चन होते ही हैं। अब रिवोल्ट से क्वेश्चन हो और हम एक ऐसा अप्रोच डेवलप कर ले जिसके कारण हमारा दिक्कत ही समाप्त हो जाए, हमें कुछ फैक्ट्स याद रहे और बाकी स्ट्रक्चर हमारा पहले से तैयार है, तो सवाल का आंसर लिखेंगे कि नहीं। वहां बैठ गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमारा सवाल छूट ना जाए, वो भी तो देखेंगे। अब हम वहां बैठे हैं और हमारा सवाल अगर छूट जाता है तो गलत है ना, इसलिए कि अब पता ही नहीं चला उसमें लिखे क्या, फैक्ट्स पता है, पता ही नहीं लिखे क्या, क्योंकि ये वाला तो हम नहीं पढ़े। हम नहीं पढ़े वो तो ठीक है, लेकिन कॉमन पॉइंट तो हमारे पास होगा। चलो अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कुछ पूछना है? देखिए, जो भी किसी को पूछना हो ना, बेहिचक पूछा करो, क्योंकि जब पूछेंगे नहीं तो फिर मतलब नहीं है इन क्लास का। आप यहां से, और आपका जो ग्रुप बनाया गया है उसमें भी फैकल्टी ऐड हैं, तो जिनको भी वहां पे कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मेंस से रिलेटेड किसी भी सेक्शन से, आप वहां पे पूछिए, जल्दी ही उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम लेके उनसे बात कर लीजिएगा। तो जो भी डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए, डाउट नहीं रहना है। तो यहां तक बताओ, ठीक है। चलिए, ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं किया जो आपको बहुत स्ट्रेस दे, थोड़ा बहुत होगा आगे, अभी नहीं। वैसे भी इसको इतना सिंपल और कहानी में बदल देंगे ना कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से काम कर लोगे। जो भी किसी भी तरह का सवाल होगा, जैसे ये देखिए, ये भी एक कोई भी मूवमेंट होता है, कहीं पे भी किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजन होते हैं, कुछ मूल कारण होता है। वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण राजनीतिक हो सकता है। अब इसको फर्स्ट सेकंड हम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको देखेंगे। वो कारण आर्थिक हो सकता है, वो कारण सामाजिक हो सकता है, वो कारण धार्मिक हो सकता है, वही कारण सांस्कृतिक भी हो सकता है, वहां पे मिलिट्री कारण भी हो सकते हैं, कुछ इमीडिएट रीजन भी हो सकता है और कुछ मिसलेनियस कारण भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर? ठीक से देखिए, तो जब विद्रोह होता है, जब रिवोल्ट होता है, तो उसके कुछ कॉमन कारण होते हैं,
किसी भी कोई भी रिवोल्ट उठा लो, 1857 उठा लो, संथाल मुंडा का ट्राइबल विद्रोह उठा लो, किसान आंदोलन उठा लीजिए, कोई भी और मूवमेंट उठा लीजिए, इनमें से कोई ना कोई रीजन होगा। और हमने क्यों बोला कि हमने किसी को 1 2 3 पे नहीं रखा है, कारण यह है कि किस रिवोल्ट का कौन सा रीजन होगा यह हम उस समय पता नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग उसको हम हायरार्की देंगे, सॉरी, उसको उसके अकॉर्डिंग हायरार्की देंगे। जब हम बात, मान लो हम किसान आंदोलन की अगर हम बात करेंगे, हम अगर जनजातीय आंदोलन की बात करेंगे, तो अगर हम किसान आंदोलन की बात करेंगे और जनजातीय आंदोलन की बात करेंगे तो ये नंबर 1 पे होगा। अगर हम जनजातीय आंदोलन की बात करेंगे तो सांस्कृतिक कारण दूसरे नंबर पे हो सकता है, सामाजिक कारण तीसरे पे हो सकता है, धार्मिक कारण चौथे पे हो सकता है, राजनीतिक कारण 5वें पे हो सकता है। यह कारण नहीं भी हो सकता है, यह कारण नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब सोचिए, लेकिन जब हम 1857 की बात करेंगे, 1857 की बात करेंगे, तो यहां पे राजनीतिक कारण पहले में आ सकता है, ठीक है। कहां गया सैन्य कारण, हम दूसरे में डाल सकते हैं। आप देख रहे हो ना, हायरार्की भी चेंज होगा, इंपॉर्टेंस चेंज होगा यदि रिवोल्ट बदलता है। तो किसान की बात करेंगे तो डेफिनेटली आर्थिक कारण पहले आएगा। किसान प्रोटेस्ट चल रहा है ना सरकार के खिलाफ, क्या कारण है? कोई पॉलिटिकल कारण है? कुछ भी ऐसा कोई है? नहीं है। वहां पहला कारण है आर्थिक। लेकिन अभी महाकुंभ की भी तैयारी चल रही है। इस महाकुंभ में क्या बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे। कौन सा कारण है उस विरोध का? किसान के विरोध का कौन सा कारण है? आर्थिक पहला कारण है। इनके विरोध का कारण क्या हो सकता है? धार्मिक पहला कारण होगा। उसी तरह से बहुत सारे जैसे मान लो छात्रों का मूवमेंट चल रहा है, तो छात्रों का मूवमेंट जो चल रहा है वो पॉलिटिकल भी नहीं है, वो राजनीतिक कारण नहीं, वो आर्थिक कारण नहीं है, वो सामाजिक कारण हो सकता है कि आप हमारे साथ इम्बैलेंस कर रहे हैं, हमारे अधिकारों के साथ छीन रहे हैं। उसके अंदर कुछ अदर विविध कारण हो सकता है, जो अधिकारों की बात हो सकती है, जो इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे करके जो मूवमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कारण तय होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि इनमें से कोई कारण ना बने? अब बताओ, क्या कोई ऐसा मूवमेंट होगा कि इनमें से कोई कारण ना बने? क्या कोई इस मूवमेंट का जब आप कारण लिखोगे तो क्या इन कारणों के बिना कोई मूवमेंट आप लिख सकते हैं? मूवमेंट के कारण को लिख सकते हैं जिसमें ना कोई आर्थिक कारण हो, ना पॉलिटिकल रीजन हो, ना रिलीजियस रीजन हो, ना कल्चरल रीजन हो, कोई भी ऐसा रीजन ना हो, क्या इस पे लिखा जा सकता है? तो बताइए। तो आंसर होगा नो, नहीं। क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि आप नहीं लिख सकते। कोई ना कोई इसी तरह से कारण बनेगा। जैसे 1857 का एग्जाम्पल ले लीजिए, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, सैन्य कारण भी है, तात्कालिक इमीडिएट रीजन पता ही है, और अदर रीजन। तो उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन जब हम किसानों की बात करेंगे तो कुछ पॉइंट छूट जाएगा और कुछ पॉइंट साथ में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर इतना चीज आपको याद रहे, कोई भी मूवमेंट, किस पूरी दुनिया का कहीं का भी मूवमेंट पूछ दे तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? तो एक चीज से आज निश्चिंत हो गया ना, मुक्ति मिल गई कि कभी कोई कारण होगा किसी भी प्रोटेस्ट का, मूवमेंट का, तो कोई ना कोई इन्हीं में से रीजन होगा। 1 2 एक्स्ट्रा रीजन हो सकते हैं जिसको हमने मिसलेनियस में डाल दिया है, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो, पीडीएफ तो दे ही देंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा तो ठीक होगा। नोट डाउन करके कंफर्म करिए कि नोट डाउन हो गया है। साइड हो जाए हम।
डन, चलो आगे चलें। और कुछ एक और परिणाम तो होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। चलिए अब एक और टेंशन फ्री करते हैं एक चीज आप लोगों को, वो है किसी भी मूवमेंट के अनसक्सेस होने का कारण, असफल होने का कारण, किसी भी मूवमेंट के असफल होने का कारण जितने भी प्रकार के मूवमेंट हुए हैं, जनजाति मूवमेंट, किसान मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हैं लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, कोई भी उठा लो, 1857 जो भी उठा लीजिए, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई असफलता के कारण होंगे और वो कारण आपको यहीं से दिख जाएगा, यहीं से दिखेगा। देखिए मूवमेंट के अनसक्सेस, असफल होने के कारण, मूवमेंट का असफल होने का कारण, देखिए क्यों असफल हुआ है। अब असफल होने के कारण को देखो, पहला सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन, सीमित जन भागीदारी यानी लोक भागीदारी, फिर सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित साधन, लैक ऑफ स्किल्ड लीडरशिप, लैक ऑफ स्किल्ड लीडरशिप यानी योग्य नेतृत्व का अभाव। इसके बाद सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया में फैलना, लिमिटेड एरिया में फैलने के कारण भी मूवमेंट अनसक्सेस होता है। और क्या है, लंबी अवधि, अगर लंबे समय तक टिक रहा है तब भी दिक्कत होगी, और लिमिटेड क्लास पार्टिसिपेशन, सीमित वर्ग भागीदारी। देखिए किसी भी मूवमेंट कोई भी उठा लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले दो अलग अलग तरह के मूवमेंट को लेते हैं, पहला 1857 को ले लेते हैं। अब 1857 की बात करें तो हम कहते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेस था, लाठी डंडे भाले से काम कर रहे थे, उनके पास हथियार नहीं थे, दूसरी तरफ एनफील्ड राइफल जैसे और तोप से लैस अंग्रेजी ब्रिटिश सेना थी। हो गया। कुशल योग्य नेतृत्व का अभाव बोलते हैं 1857 में। कुंवर सिंह को छोड़ दीजिए तो नाना साहब ये बहुत अच्छे लीडर नहीं थे, ये टेम्पररी हो गए, और जितने लीडर्स हुए उनके ऊपर में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो योग्य लीडरशिप का अभाव लिखते हैं ना असफलता के कारण में। चलिए सीमित जन भागीदारी है, सीमित जन भागीदारी है किसी भी मूवमेंट, जब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन में भी हम इसको लिख देते हैं। इसके बाद सीमित क्षेत्र किधर फैला, छोटे छोटे नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों पे, सारे जगहों पे नॉर्थ इंडिया में भी नहीं था, साउथ इंडिया में तो बहुत जगह पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, तो लिमिटेड जन भागीदारी। इसके बाद लंबी अवधि, अब कोई मूवमेंट है लंबा खींच गया, लंबा खींच गया तो लोगों की क्या होती है, लोगों का फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो चौड़ा चौड़ी की घटना होती है और आंदोलन वापस लिया जाता है, तो जब वापस लिया जाता है तो उसको डिफेंड करते हैं ना हम लोग कि क्या सिर्फ चौड़ा चौड़ी जैसी घटना से नॉन कॉपरेशन जैसे बड़े आंदोलन को वापस लिया गया, कहां तक आप सहमत हैं। तो हम लोग क्या काउंटर करते हैं, हम लोग काउंटर करते हैं कि नहीं, गांधी जी इतनी बड़ी गलती नहीं करते, एक्चुअली वो सिर्फ इसलिए हुआ, मतलब इसलिए भी हुआ क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया था, लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा था, जन भागीदारी कम हो रही थी, तो उसके कारण भी लंबा आंदोलन खिंच गया तो जन भागीदारी कम हो गई, और तो उसके कारण भी लगा कि नहीं पूरा इंटरेस्ट समाप्त हो जाए या सरकार उसको दबा दे बुरी तरह से, इससे बेहतर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कारण बनाना सीमित वर्ग भागीदारी, कई बार क्या होता है छात्रों का आंदोलन है तो सिर्फ छात्र, अब जैसे बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, मुसलमानों ने ही भाग नहीं लिया, बहुत रेयर जो यूथ मुसलमान थे उन्होंने लिया, किसानों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बहुत बार मजदूर नहीं करते हैं, तो क्लास का पार्टिसिपेशन भी अगर कम हो जाता है तब भी यहां पे दिक्कत है। और क्या है, हो गया, मतलब आप अगर देखिए तो किसी भी मूवमेंट के मिसलेनियस में डाल दो कुछ पॉइंट उस समय का, उस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ डाल दीजिए, इतना ही नहीं, अभी पहले इसको भी देख लीजिए। अब दूसरा क्या, ये तो एक नेशनल मूवमेंट टाइप के मूवमेंट्स की बात की। अगर हम आते हैं ट्राइबल या किसान आंदोलन में, तो हम लोग ट्राइबल आंदोलन को पकड़ लेते हैं। सीमित साधन, तीर धनुष लाठी भाला,
लैक ऑफ लीडरशिप होता ही नहीं था, अंधविश्वास पे चलते थे, तो कितना दिन आंदोलन चलेगा। उसके बाद सीमित जन भागीदारी, जिस कम्युनिटी का प्रॉब्लम था वही कम्युनिटी उसको फेस कर रहा है, दैट्स इट। सीमित क्षेत्र, छोटा सा एरिया, चारों तरफ से दबा दिया कस के उसको। उसके बाद लंबी अवधि, तो यहां पे कोई बड़ा मुद्दा लंबी अवधि नहीं था, क्विक होता था, खत्म कहानी हो जाती थी। यानी इसको कह सकते हो, यहां पे ये लिखा जा सकता है कि तात्कालिक हो जाता था, इमीडिएट डिसीजन लेते ही हो जाता था, वो इसके अंदर शामिल है। चूंकि नेतृत्व का अभाव था तो सही तरीके से निर्णय नहीं लेके तात्कालिक निर्णय, क्विक निर्णय लिया जाता था, और सीमित क्षेत्र होने के कारण उसको दबाना इजी था। इसके अलावा सीमित वर्ग भागीदारी, तो ऑब्वियसली क्लास की भागीदारी सीमित थी, तो किसी भी तरह के मूवमेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी कॉमन पॉइंट मिल गया, फटाफट नोट कीजिए और बताइए। चलिए हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पे क्या देखा आपने, जो कॉमन देखा वो देखा कारण, और कारण किस चीज का, शुरू होने का, और कारण किसका, असफलता का। तो कोई भी मूवमेंट के स्टार्ट होने का कारण और किसी भी मूवमेंट के अंत होने का कारण, यानी अनसक्सेस होने का कारण। अब सवाल यह उठता है कि आपके मन में होगा कि हमने अनसक्सेस तो बता दिया, सक्सेस के कारण क्या हो सकते हैं। जो अनसक्सेस का कारण है उसको पलट दीजिएगा, ठीक है। सीमित जन भागीदारी की जगह कहना व्यापक जन भागीदारी, मास लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन। सीमित साधन की जगह अत्याधुनिक या एडिक्वेट साधन, ठीक है, यानी पर्याप्त साधन। योग्य नेतृत्व का अभाव का मतलब नेतृत्व, योग्य नेतृत्व का साथ। सीमित क्षेत्र का मतलब कहिएगा कि लगभग संपूर्ण एरिया में, एक बड़े विस्तृत एरिया में फैल जाना। लंबी अवधि का को आप कम कर दो कि बहुत जल्द शीघ्र निर्णय हो गया, शॉर्ट अवधि में ही काम हो गया। सीमित वर्ग भागीदारी की जगह पे आप लिख सकते हो व्यापक वर्ग भागीदारी, सिंपल सा है। तो जो कारण निकलेगा वही कारण उसका ठीक उल्टा कर देंगे तो वो सफलता की कहानी हो जाएगी। तो कारण में शुरू और असफल को आपने देख लिया। अब ये भी एक बड़ा सा सवाल है। अब देखो कैसे आप लोग का हेडेक, पूरा इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री का की समस्या को हम समेट रहे हैं एक ही क्लास में, सारे मॉडर्न हिस्ट्री को समेट रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस, यानी हम लोग बात कर रहे हैं महत्व की, हम लोग बात कर रहे हैं महत्व की, ठीक है, इंपॉर्टेंस। कोई भी विद्रोह का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है, वो ट्राइबल विद्रोह हो, वो पीजेंट विद्रोह हो, कोई भी नेशनल मूवमेंट हो, हर एक का अनसक्सेस होने के बाद भी उसका महत्व होता है। एक लाइन मैं कभी नहीं भूलता हूं, कभी नहीं, और वो सीन हमेशा आंखों के सामने आ जाता है। जब भी इंपॉर्टेंस की बात हम किसी भी सेंस में करते हैं ना, वो एक आदमी हमको दिख जाता है। हुआ ये था बहुत पहले की, जब दिल्ली में रहा करते तो उस समय की बात है, तत्काल लेने के लिए उस समय लाइन लगता था, कई साल पहले की बात है, मतलब लाइन लगता था। और मुझे याद है कि पहली और आखिरी बार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के काउंटर के पास हम खड़े थे। अब उस समय जब लाइन लगता था ना, तो लोग ईंट रख के चले जाते थे कि मेरा ईंट है, मेरा ईंट है, पता नहीं ईंट से कैसे पहचान होती थी, खैर चले जाते थे। उसमें अचानक भगदड़ हो गया, मारपीट की नौबत अक्सर हो ही जाती थी। तो उसमें भीड़ में एक लड़का आदमी आया, अब वो क्या था नहीं पता, मतलब गरीब जैसा जो हमारे सोसाइटी में पहनावा होता है उस तरह का वो पहना हुआ था, गरीब भी नहीं, भिखारी जैसा लग रहा था। तो वो जब आया तो कुछ, अब वो सही में आया गलत मुझे नहीं पता, क्योंकि पीछे हो रहा था मेरे,
तो जब हम उसको देखे पलट के तो कुछ लोगों ने उसको धक्का मार के निकाल दिया। उसका ये कहना था कि हम यहीं खड़े थे, और लोग का कहना था कि नहीं, जबरदस्ती घुस रहा था। कौन सही गलत था ये मुझे नहीं पता। धक्का मार के जब उसको निकाल दिया तब उसने एक लाइन कही, और ये लाइन कही, कुछ बातें हुई उन दोनों के बीच में। उसने एक लाइन कहा जो मुझे आज तक याद है, और लाइन ये कहा कि भगवान ने यदि मुझे बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। ये लाइन छोटा नहीं था। भगवान ने मुझे बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। ये स्टेटमेंट उस भिखारी जैसे व्यक्ति का था जिसको धक्का मार के वहां से निकाल दिया गया। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यदि ईश्वर ने हमें भी बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो हमें भी तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। तो हमारा इंपॉर्टेंस कैसे नहीं हो सकता है। तो जब भी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ना, तो वो इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी ये सोचिए कि ऊपर वाले ने यदि आपको बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो और इसी तरह से हर एक मूवमेंट जो हुआ, हर एक मूवमेंट जो हुआ, उस मूवमेंट ने क्या किया, इंपॉर्टेंस क्या था, जिस तरह से वो एक भिखारी जैसे दिखने वाला व्यक्ति को लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंस है अगर ऊपर वाले ने बनाया है, उसी तरह से हर एक मूवमेंट चाहे अनसक्सेस ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो जो भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति था, समाज की नजर में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो एक असफल अनसक्सेस आदमी है। तो उसी तरह से हमारे सारे मूवमेंट बैक टू बैक ऑलमोस्ट अनसक्सेस हुए हैं, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस जब लिखना होगा तो सिर पकड़ लेते हो ना। जब इंपॉर्टेंस लिखना होता है तो सिर आप पकड़ लेते हैं। आज से सिर नहीं पकड़ेंगे और आपका जो इंपॉर्टेंस है वो भी कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है। सवाल ही नहीं उठता, उस पर कलम चल जाएगा। और जिसमें यूज करना है कर लीजिए, जिसमें यूज करना है कर लीजिए। कॉमन पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, आप इसके बाद आपको मतलब इसके अंदर उस फिर जिस भी मूवमेंट के लिए लिखिएगा उससे रिलेटेड कुछ चीजों को ऐड करिएगा। ये पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे आगे आने वाले आंदोलन के लिए भूमिका तैयार करना। हर एक मूवमेंट में आप लिख सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस यह है कि उसने आगे आने वाले आंदोलन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया, एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। वो 1857 के लिए लिखो, वो जनजातीय आंदोलन के लिए लिखिए, वो किसान आंदोलन के लिए लिखिए, जिस भी मूवमेंट के लिए लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि। आंदोलन से लोगों के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ, ब्रिटिश सरकार के प्रति भय कम हुआ, आने वाले आंदोलन के लिए और ऊर्जा आई। ऐसे जितने भी लाइन हैं आप लिख सकते हो। लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई, लोग घर से बाहर निकलने लगे, बड़ी संख्या में शामिल हुए। और इसके साथ और भी पॉइंट था, लिखिएगा कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ। ठीक है, और पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट करिए, नोट कीजिए इसके साथ साथ कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ। हर एक आंदोलन के साथ राष्ट्रवाद का विकास और होता चला गया, मजबूत मंच तैयार किए आने वाले आंदोलन के लिए। तो ये सारे वो पॉइंट हैं, किसी भी आंदोलन के इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं और कोई काट नहीं सकता है। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नोट डाउन अगर हो गया तो मैसेज कीजिए, फटाफट फटाफट मैसेज करो। और क्या है, ओके ओके, चलिए सवाल भी लिखिए। पहले सवाल नोट कीजिए तब बताते हैं। दोनों सवाल को नोट डाउन करो। नोट डाउन करके बताइए कि नोट हो गया।
चलो डन, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब डर तो लग रहा होगा कि एक ही बार आपको खतरनाक सवाल दे दिया गया है। सवाल खतरनाक तो है, सवाल खतरनाक तो है, क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है उसका नाम है आलोचनात्मक। कहा गया? क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। सिर्फ व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, पहला। और दूसरा, भारत में किसान आंदोलन के कारण का उल्लेख भी करना है, साथ में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन के नेचर में अंतर था वो भी दिखाना है, यानी एक्सप्लेन करना है रीजन पीजेंट मूवमेंट का इंडिया में, और डिफरेंस आपको बताना है पीजेंट मूवमेंट का 19th और 20th सेंचुरी के बीच में, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है, उसकी फॉर्मेटिंग मैं आपको से बता देता हूं ब्रीफ में। आपको लिखना है, गलती नहीं करोगे तो सही नहीं किया जा सकता। हमने कल भी बताया ना आंसर राइटिंग वाले सीरीज में, आंसर राइटिंग की ही क्लास आपकी पहले हुई है। क्योंकि आंसर राइटिंग का जितना इंपॉर्टेंस है उतना किसी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना याद रखिएगा। और जब इतना महत्व दे रहे हैं तो वो लिटरली वो इंपॉर्टेंस रखता है, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर जो फॉर्मेट होगा एज यूजुअल क्या होगा? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, यही है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में आप ब्रीफ में 2-4 लाइन में लिख दो। जो बॉडी है उसमें क्या करना है, क्या हमने बताया है? आलोचनात्मक व्याख्या। कल आंसर राइटिंग में अच्छे से समझा दिया गया था। जब आलोचनात्मक व्याख्या है तो 30% आपको पॉजिटिव लिखना है और अप्रोक्स 70% आपको निगेटिव लिखना है, यही है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ब्रिटिश सरकार, नोट्स है, नोट्स पहले पढ़िएगा नहीं तो नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति है उसको लेकर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो पहले आप उनकी आर्थिक नीति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, इंडस्ट्री के लिए क्या किया, इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कैसे किया, उससे कैसे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, वो उसके बाद तो वो जो उनका तरीका है वो आप डिफाइन कर दोगे शॉर्ट में। उसके बाद जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ा वो आप यहां पे बताएंगे। डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सब कुछ हम छोड़ रहे हैं अभी। इसके सारे पॉइंट और इसका सारा जो ब्रीफ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। आज जितना यहां पे जोर लगाना है लगाइए, एकदम शॉर्ट में हम सिर्फ समझा रहे हैं। तो बॉडी में क्या करना है? बॉडी में आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, किस किस तरह की उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी किस किस क्षेत्र में थी, और उसका जो निगेटिव इंपैक्ट है उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है अच्छे से, और लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे। ये तो रहा पहले सवाल का बात। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है? दूसरे सवाल में पूछा गया है किसान आंदोलन के कारणों का उल्लेख करना है, राइट। तो दूसरे में देखिए, दूसरे में जो बनेगा इंट्रो है ना, जो दूसरा सवाल है इसमें जो इंट्रो आपका होगा उसके बाद यहां पे बॉडी होगा और उसके बाद यहां पे कंक्लूजन होगा। इसमें इतना लंबा इसलिए किया गया, इंट्रो तो लिख दीजिएगा। बॉडी के दो पार्ट हैं। एक में आपको कारण बताना है किसका? जो पीजेंट मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब आप बताएंगे। और दूसरे में आप अंतर बताएंगे किसमें? 19th और 20th सेंचुरी में, ठीक है, इसके बीच में, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसके बीच में आपको इन दोनों का अंतर बताना है। तो इस पे आपको दो पार्ट हो गया आपके बॉडी का। एक तो किसान आंदोलन के कारण को बताएंगे, दूसरा दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
उस डिफरेंस को बताएंगे। ठीक है, तो वो दोनों करेंगे, उसके बाद साथ में सबको मिला के कंक्लूड कर देना है। तो जिस फॉर्मेट पे आपको आंसर सिखाया गया उसी की बात करनी है। आगे चलें अब।